हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हम कोवलेंट बॉन्ड के कुछ करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स को देखेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक पैरामीटर किसके, कोवलेंट बॉन्ड के। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये आप सभी को पता है कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जिन एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है वो दोनों एटम जो हैं इक्वल अमाउंट में या इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और जनरली ये कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है। सो अ कोवलेंट बॉन्ड इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये कोवलेंट बॉन्ड को हम फॉलोइंग पैरामीटर्स से क्या कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो नेम से इंडिकेट है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। दैट मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कहेंगे हम बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी जो पैरामीटर है ये जनरली ये बताता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। भाई अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी की अमाउंट लेस रिक्वायर्ड होगी तो उससे हम कहेंगे कि बॉन्ड क्या है, वीक है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bonds of a same kind to separate the bonded atoms in the gaseous state is called bond energy और bond enthalpy। यानी कि एनर्जी की वो अमाउंट जो रिक्वायर्ड होती है एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। 1 मोल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम डेफिनेशन दे रहे हैं जो यूनिटी में दी जाती है। तो 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जिस अमाउंट में एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है या जितनी एनर्जी हमको चाहिए होती है, किस लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या अदर वे में हम कह सकते हैं टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम्स, यानी कि बॉन्ड से जो दो एटम जुड़े हुए हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जितने अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है गैसियस स्टेट में एटम की, उसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी को कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जो बॉन्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो एक मेजरमेंट होती है, एक माप होती है किसकी, बॉन्ड के स्ट्रेंथ की, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को बताती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। अगर बॉन्ड एनर्जी मोर रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और बॉन्ड एनर्जी अगर कम चाहिए होगी तो इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इट डिपेंड्स। अब बॉन्ड एनर्जी भी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, तो उन्हीं को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। ये भी 2 फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फर्स्ट है साइज ऑफ एटम्स, एटम का साइज। भाई अगर दो बॉन्डेड एटम है, यानी कि सपोज ये एटम ए है और ये एटम क्या है, बी है, तो इनके बीच में सपोज कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या ऑलरेडी कोई कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही बॉन्ड एंथैल्पी है। अब डिपेंड करता है कि ए और बी का साइज कितना है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जितना छोटा साइज होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब कैसे, हमने वीबीटी में पढ़ा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एटम्स की ओवरलैपिंग से होता है। तो जब दो एटम, सपोज एटम ए और बी क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जितने छोटे एटम्स होंगे साइज में उतनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या होगी, मोर रिक्वायर्ड होगी। तो हम कहेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली मैंने इसको शो किया है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अब साइज बड़ा होने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज बड़ा होगा तो इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी।
जिससे बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, या हम कहेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी। दो एटम्स की ओवरलैपिंग के अमाउंट पे डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे अगर साइज ऑफ एटम स्मॉल होगा तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी मोर रिक्वायर्ड होगी। तो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम की। तो अगर साइज एटम का छोटा है, स्मॉल है, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, मोर होगी, ग्रेटर होगी। और अगर यहाँ पे साइज ऑफ एटम क्या है, ग्रेटर है या मोर है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, लेस रिक्वायर्ड होगी। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकेंड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी से मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड से। तो जितने ज़्यादा अगर हमारे पास बॉन्ड्स होंगे 2, 3, तो उनको ब्रेक करना भी उतना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। भाई जितनी ज़्यादा नंबर बॉन्ड्स के बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर अगर डबल बॉन्ड है तो इसके नंबर बढ़ जाएंगे बॉन्ड के, लेकिन इनकी लेंथ डबल बॉन्ड की सिंगल से कम हो जाती है, तो इनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे एनर्जी मोर रिक्वायर्ड होगी, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इनकी जो लेंथ है वो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि इनको ब्रेक करना तीनों को एक साथ काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बॉन्ड एनर्जी और ज़्यादा क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, देन सिंगल, देन डबल बॉन्ड की, और देन सिंगल बॉन्ड की। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर होगा। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स की। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ है बॉन्ड्स, यहाँ है बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में। ये है हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। H और H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इनके एटम का साइज सबसे छोटा होता है, तो इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी 436.3 किलो जूल पर मोल। अब हम लेते हैं HF। इसमें क्या है, इनका साइज भी स्मॉल है लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इनकी ओवरलैपिंग भी अच्छी होगी। तो इनकी ओवरलैपिंग से भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी होगी इनको ब्रेक करने के लिए जो चाहिए होगी वो 565.2 किलो जूल पर मोल चाहिए होगी। फिर HI में आई का साइज कंपेयर करें फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। आयोडीन का साइज अपने ग्रुप में नीचे की ओर जाने पे आयोडीन का साइज बढ़ जाएगा, जिससे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगी और बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक हो जाएगा ओवरलैपिंग कम होने की वजह से और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी या एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये 299 हो जाएगी। फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। मल्टीप्लिसिटी की बात करें, ये तो एटॉमिक साइज के एग्जाम्पल थे। अब अगर मल्टीप्लिसिटी की बात करें, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। तो मल्टीप्लिसिटी नीचे की ओर बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी भी ऑब्वियसली नीचे की ओर बढ़ेगी। तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, वीक होता है, तो 348.4 इसकी बॉन्ड एनर्जी है। डबल बॉन्ड में इनकी लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इनको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो 614.7 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। और ट्रिपल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी हो जाएगी 839.9 किलो जूल पर मोल। तो ये थे कुछ मॉलिक्यूल और उनकी बॉन्ड एनर्जी। अब बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर जो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ नेम से इंडिकेट है बॉन्ड की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो क्या होगी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज द बॉन्ड लेंथ। सपोज ये एटम ए है और ये एटम क्या है, बी है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस को हम देखेंगे, तो इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी तो इसी को कहेंगे हम बॉन्ड लेंथ। अब इसकी हाफ डिस्टेंस ली जाती है क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस लेते हैं,
तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ कर लेते हैं 1/2। तो ए और बी एटम्स के जो बॉन्डेड एटम हैं, तो इनके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो इसी की एवरेज डिस्टेंस को कहेंगे क्या, बॉन्ड लेंथ। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, और ये पैरामीटर भी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो है फर्स्ट साइज ऑफ एटम्स और सेकंड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि वही दो फैक्टर जिन पे बॉन्ड है एनर्जी भी डिपेंड कर रही थी, तो उसी पे बॉन्ड लेंथ भी डिपेंड करेगी। तो इन सिंपल वे मैंने लिखा है बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स। तो बॉन्ड लेंथ एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी। एटम का साइज जितना कम होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं दो छोटे एटम ले लूँ ओवरलैपिंग में, ये सपोज ए और ये है बी, तो ये काफ़ी छोटे एटम है, तो इनके न्यूक्लियस भी काफ़ी क्लोज होंगे। तो इनके न्यूक्लियस क्लोज होंगे तो इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बहुत कम होगी। तो जब हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस का एवरेज लेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत कम होगी कंपेयर टू लार्ज एटम्स। तो ये जो हैं लार्जर साइज के एटम्स हैं, तो इनकी न्यूक्लियस दूर होंगे ओवरलैपिंग पे भी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अगर एटम का साइज छोटा है तो इनके न्यूक्लियस बहुत क्लोज होंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगी। तो दोनों की अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें न्यूक्लियाई के बीच की, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, तो वो भी साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगी। साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, और साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। Hence, greater the size of the bonded atoms, greater is the bond length। जितना ज़्यादा bonded atoms का साइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, bond length होगी। सेकेंड है multiplicity of bonds। बॉन्ड लेंथ जो है मल्टीप्लिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अपोजिट वे में क्या होती है, चेंज होती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड है तो इसकी कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी सबसे कम होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड्स की बढ़ती जाएगी, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। हैंस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ये है बॉन्ड्स और इधर है बॉन्ड लेंथ जो मैंने पिकोमीटर में लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का देखें, जिनके एटम का साइज काफ़ी स्मॉल होगा, तो इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। तो कितनी होगी, 74.1 पिकोमीटर। HF की देखें तो इसकी भी 92 होगी, कुछ इससे ज़्यादा होगी। HI का साइज फ्लोरीन की कंपेयर में काफ़ी बड़ा है, ग्रुप में नीचे आता है, तो इसकी साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, 160 पिकोमीटर हो जाएगी। अब मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी 154, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 134, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इनकी लेंथ इससे शॉर्ट हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रिपल है, मल्टीप्लिसिटी और बढ़ गई, तो ट्रिपल में इसकी लेंथ और कम हो जाएगी और ये कितनी रह जाएगी, 120 पिकोमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है बॉन्ड एंगल, जो नेम से इंडिकेट है, यानी कि दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल। कैसे डिफाइन करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, आर ओरिएंटेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। क्योंकि डायरेक्शनल नेचर के होते हैं तो एक फिक्स्ड और स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं, किसमें, तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में रहते हैं, किसमें, स्पेस में। Therefore, a definite angle exists between two covalent bonds। जिस वजह से दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में एक डेफिनेट एंगल बनता है, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर के हैं, तो इनकी डायरेक्शन जो होगी वो स्पेस में स्पेसिफिक होगी। तो उन दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में एक स्पेसिफिक एंगल एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। दिस एंगल इज टर्म्ड एज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, एक तो इसको हम डिग्री में इंडिकेट करते हैं, दूसरा मिनट एक डैश से शो करेंगे, एंड सेकेंड्स इसको डबल डैश से शो करेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो ये जो डबल डैश है ये सेकेंड्स को इंडिकेट कर रहा है और ये मिनट को। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो ये हैं कुछ मॉलिक्यूल
और यह बॉन्ड एंगल। इन तीनों मॉलिक्यूल की खासियत है कि इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो तीनों का शेप टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मीथेन में जो CH2 के बीच का बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 107 डिग्री होगा। एंड वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन के साथ जो ये बॉन्ड एंगल बनाएगा ये 104.5 डिग्री बनाएगा। तो ये हैं कुछ मॉलिक्यूल जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप के हैं और इनकी ये डेफिनेट एंगल जो हैं इनमें पाए जाते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। और ये इनके स्पेसिफिक एंगल हैं जो इस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में बनते हैं। तो इसी को हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। अब लास्ट पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पे नंबर से है, तो बॉन्ड के नंबर को ही हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। इट इज टेकन एज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो इसको जो हम लेते हैं ये हम किस फॉर्म में लेते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स की फॉर्म में। तो किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। ये हमने MOT में भी पढ़ा हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल है ये तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल ले लिए एग्जाम्पल में और ये उनके बॉन्ड ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। सपोज H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 में हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से। तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि दो H एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। और Cl2 में भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो Cl2 मॉलिक्यूल में Cl और Cl एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे हम केवल बॉन्ड ऑर्डर को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तो था बॉन्ड ऑर्डर और उसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे, हायर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी को ही बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, तो बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे उनको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, जिससे उनकी बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एंड कंसिक्वेंटली ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितनी लेट बॉन्ड टूटेगा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उतनी देर में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, या हम कहेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? लेस होगी। सो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्टिव कम होगा, क्योंकि स्टेबल है तो उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उनको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो इतनी ईजिली ब्रेक नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होगी, और जितने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी लेस रिएक्टिव या स्टेबल क्या होगी? स्पीसीज होगी। तो ये थे कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स विद एग्जांपल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।